आइए आज हम क्लास 10 के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 3.2 का जो शेष सवाल है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप मेरे पूर्व का वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो है मैंने 3.2 का 1 से लेकर के 3 तक का सवाल हल कर दिया है। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इसमें पहले समीकरण युग्म को जांच करना है कि समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत। अगर यहाँ कंडीशन बना दिया कि यदि संगत है, यहाँ देख लो लिखा हुआ है यदि संगत है तो इसको किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। संगत होने की स्थिति में इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आपको ये पता चलना चाहिए पहले कि जांच में ये पता चलेगा कि समीकरण युग्म संगत कब होता है। तो आपको मैंने बताया था कि यदि समीकरण युग्म में अगर पहला शर्त a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो समीकरण युग्म का एक हल होता है, केवल एक हल होता है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है? समीकरण निकाय संगत कहलाता है। और तीसरा केस मैंने बताया था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर होता है तब उस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और उसका भी हम लोग उसको भी क्या कर सकते हैं? संगत समीकरण कहते हैं। और दोनों स्थितियों में मैंने एक सारणी के माध्यम से बताया था कि इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होता है। उस वीडियो को भी आप जाकर के देख सकते हैं। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में रोमन 1 है। पहला सवाल को हम पहले जांच करते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है रोमन 1 सॉल्यूशन कर रहे हैं। हल में होगा x + y = 5, पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10, समीकरण 2। तो इस समीकरण युग्म में a1/a2 का मान, यार a1/a2 का वैल्यू, यहाँ x गुणांक कितना है? 1 और यहाँ 2 है तो 1/2 आ जाएगा। ये सब तो आपको समझ में आ रहा है ना। चलो दूसरा होगा b1/b2 बराबर, यहाँ भी y गुणांक 1 छिपा हुआ है 1/2। अब ये दोनों जैसे ही बराबर होता है a1/a2 बराबर b1/b2 तो डिसीजन कौन लेता है? c1/c2। तो डिसीजन कैसे लेगा कि यहाँ पर c1/c2 का वैल्यू, चूँकि ये लेफ्ट आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म क्या है? ax + by बराबर c फॉर्म में है। हम लेफ्ट में लिखते हैं, दोनों का चिन्ह क्या करते हैं? बदल लेते हैं। तो यहाँ हम c1/c2 बराबर 5/10 का चिन्ह हम दोनों का बदल लेते हैं। लेकिन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 का 5, 5 दूना 10, फिर 1/2 आ जाता है। तो बहुत छात्र कहते हैं कि क्या 5/10 उठाया जा सकता है? तो जांच में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन c1 का मान अगर पूछा जाए कभी तो वहाँ पर 5 नहीं बल्कि -5 बोलना है, ठीक है ना। जांच में c1/c2 राइट भी होगा, लेकिन दोनों समीकरण युग्म का क्या होना चाहिए? राइट रहना चाहिए। तो वहाँ से मान उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ मेरा कंडीशन क्या बन रहा है कि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर और बराबर हुआ है c1/c2, ठीक। तो हम यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे कि चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, तो यहाँ क्या होगा? अतः समीकरण युग्म या निकाय लिख सकते हैं। समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल होता है। और समीकरण निकाय क्या कहलाएगा? यहाँ पर संगत कहलाएगा। चूँकि मैंने बताया था कि अगर हल होता है समीकरण निकाय संगत होंगे। चूँकि संगत का जांच करना है, हल की प्रकृति नहीं बताना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल। पहले संगत समीकरण मैंने क्या बताया था? जिस समीकरण निकाय के एक और अनेक हल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? संगत समीकरण। तो इसका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो ग्राफ की प्रकृति क्या होगा?
आपको पता होना चाहिए। सारणी के माध्यम से मैंने टोटल चीज़ मैंने बता दिया है कि इसका ग्राफ होगा कैसा। मैंने बताया था कि इस कंडीशन में जो समीकरण युग्म रहेगा उसका ग्राफ कैसा होता है, संपाती रेखा होगा। मतलब एक ही रेखा पर दोनों रेखा क्या रहेगा, संपाती रहेगा। ठीक, आओ इसका ग्राफ कैसा होता है, हम एक ग्राफ पेपर की मदद से इसको देखते हैं। मेरा समीकरण युग्म है x प्लस वाई बराबर, तुम्हारा समीकरण है x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। तो यहाँ पर ग्राफ में हम समीकरण को समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 मेरा क्या चल रहा था कि x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ x y का काल्पनिक मान निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो y बराबर हो जाता है तुम्हारा, देख लो यहाँ पर y बराबर 5 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y बराबर लिखते हैं 5 माइनस एक्स, और यहाँ से हम एक सारणी देते हैं जिसमें हम x और y का कम से कम 2 या अधिक से अधिक 3 मान लेते हैं। x और y का कितना मान लेना है, 2 या 3 मान। तो यहाँ पर क्या होगा, x का मान आप अपने अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा अगर हम इसको एक रैखिक 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण समझें, थोड़ा देर के लिए युग्म नहीं समझें, तो सिर्फ एक समीकरण का अगर ग्राफ खींचना है तो अब मैंने बताया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अगर एक समीकरण है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, समझ गया ना। तो जब अनेक हल होते हैं तो यहाँ पर हम कुछ हल को प्राप्त कर सकते हैं, 2 या 3 हल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके द्वारा जो सिंगल समीकरण, इसको जब तक समझोगे तो इसका ग्राफ होगा एक सरल रेखा। ठीक है, बात वही है, पेयर जब होता है, समीकरण युग्म बनता है तो दोनों के लिए 2 सरल रेखाएं का ग्राफ होता है, लेकिन जब युग्म का जो नेचर बनता है, प्रकृति या स्वभाव जो होता है, जिस शर्त पर वह समीकरण युग्म रहता है, तो वैसा ग्राफ जो होता है दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ क्या करता है, गुण प्रदर्शित करता है, कभी प्रतिच्छेद करता है, कभी समांतर होता है और कभी संपाती होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस समीकरण का कुछ मान, इस समीकरण में क्या करते हैं, कोई मान ले लेते हैं x का, तो ज़्यादा बड़ा मान नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे ग्राफ में भी कम ही तुम्हारा कॉलम और रो का लाइन है। क्षैतिज अक्ष और y अक्ष और उदग्र अक्ष जो है थोड़ा सा कम मान है ग्राफ में। तो यहाँ पर x का मान अगर हम 0 ले लेते हैं तो 5 माइनस 0, तो y का मान निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। अगर हम x का मान अगर हम 2 ले लेते हैं तो 5 में 2 घटेगा तो यहाँ मान 3 आ जाता है। अगर हम 5 ले लेते हैं एक बार तो 5 में 5 घटेगा तो 0 आ जाएगा। ये समीकरण 1 से आपको सारणी में मान निकला x और y का। चलो इसके बाद तुम्हारा दूसरा है समीकरण, इसमें दिया हुआ है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो y का मान क्या हो जाएगा, तो 10 माइनस 2x, लेफ्ट से राइट आएगा, चिन्ह बदलेगा। अब बटे y का गुणांक कितना है, 2 बटे 2 होगा। तो y का मान यही चीज़ लिख लेना है, तो हम लिख लेते हैं वहाँ पर y का मान क्या होगा, समीकरण 2 से y बराबर 10 माइनस 2x बटे y का गुणांक 2 चल रहा है। तो यहाँ पर भी हम समीकरण 2 से एक सारणी में मान रख लेते हैं, 3 मान प्राप्त कर लेते हैं x और y का। ठीक, तो यहाँ पर x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान कितना निकलेगा, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 10 बटा 2 5, यहाँ y का मान 5 आ जाता है। अगर हम यहाँ पर x का मान अगर 3 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 3 दूना 6, 10 में 6 घटेगा 4, 4 बटा 2 2 आ जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर 5 रख लेते हैं
तो ये मान क्या हो जाता है, 5 दूना 10, 10 घटाओ 10, 0/2 0 आ जाएगा। तो इसी मान से हम क्या करते हैं, एक सारणी यहाँ पर ग्राफ पर इस सब बिंदुओं को कोऑर्डिनेट फॉर्म इसका क्या बन जाता है, एक्स वाई का 0 5 2 3 5 0। ठीक है, हम यहाँ पर एक अक्ष खींचते हैं, अक्ष ले लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यहाँ पर हम एक अक्ष खींच लेते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, और ये चूँकि निगेटिव मान नहीं है तो मेरे पास, हम यहाँ पर वाई अक्ष खींच लेते हैं। इसको हम एक्स पॉजिटिव एक्स अक्ष होगा और एक्स नेगेटिव अक्ष को एक्स डैश, यहाँ पर एक्स वाई पॉजिटिव को वाई और यहाँ वाई नेगेटिव को वाई डैश अक्ष लिख लेते हैं। यहाँ पर दोनों कट रहा है तो मूल बिंदु के पास हम क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 0 लिखते हैं, और यहाँ पर अक्ष को 1, यहाँ 2, यहाँ 3 अक्ष को निर्देशित कर रहे हैं, 4 5 6 7। यहाँ मूल बिंदु से y अक्ष पर धनात्मक की ओर 1 2 3 4 5। अब यहाँ x ऋणात्मक में -1 और y ऋणात्मक में यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। मैंने अक्ष को निर्देशित कर दिया है। देखो अब क्या होगा कि 0 5, 0 5 कहाँ है तुम्हारा, 0 5 का मतलब होता है अगर एक कोऑर्डिनेट का अंक कोई 0 हो तो वह अक्ष पर होगा, और जिसका मान दिया हुआ है 0 को छोड़कर तो y का मान है तो y अक्ष पर होगा सीधा। तो y अक्ष पर 5 कहाँ है, ये बिंदु आपका हो गया 0 5 का, यही बिंदु हो गया आपका। कोऑर्डिनेट आसपास लिख लेना है 0 और 5। ठीक, इसके बाद दूसरा बिंदु है 2 3। 2 3 क्या होगा, मूल बिंदु से ही चलना है, एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर 3। ये बिंदु आपका हो गया 2 3 का, 2 3। तीसरा है 5 0। 5 0, इसमें भी एक अंक 0 है तो ये अक्ष पर होगा। तो किस अक्ष पर होगा, तो x का मान 5 है तो x अक्ष पर होगा, तो x अक्ष पर 5 ये बिंदु हो गया। इसी बिंदु का कोऑर्डिनेट हुआ तुम्हारा 5 0। तो इससे जाते हुए हम एक रेखा खींचते हैं, इसी से तीनों बिंदु से जाते हुए हम क्या खींचते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। और ये तीनों बिंदु जो है अगर इस रेखा पर स्थित है तो समझना चाहिए कि मेरा जो कोऑर्डिनेट का जो मान निकला है, एक्स वाई का जो मान निकला है वो सही है। इसीलिए हम 3 मान लेते हैं। 2 मान लेने से क्या होगा कि 2 बिंदु से एक सरल रेखा खींचा जाएगा, तो ये पता नहीं चलेगा कि अगर कोई मान गलत से निकल जाता है तो उसमें वो आपको समझ में नहीं आएगा उस समय। आओ यहाँ पर दूसरे समीकरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस बिंदु को लेते हैं 0 5। 0 5 का बिंदु कहाँ हो जाएगा, 0 और 5, फिर वही बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु है 3 और 2। 3 x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 2। देखो ये बिंदु आया, ये इसी बिंदु का कोऑर्डिनेट है 3 और 2। अब तीसरा जो बिंदु है 5 0, x का मान 5 y का मान 0, यही बिंदु है। तो क्या हम इस बिंदु से होकर के अगर हम दूसरी रेखा खींचें तो क्या यही रेखा तुम्हारा क्या रिपीट हो जाएगा, है ना। इसी से होते हुए हम एक रेखा खींचेंगे तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगा, एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे। समझ गया ना। तो इस तरह से हम लोगों को पता चला कि इसी रेखा पर हम पहला समीकरण को लिखते हैं, क्या लिखेंगे, x + y = 5 था, और दूसरा समीकरण था 2x + 2y = 10। तो दोनों समीकरण का क्या हुआ, एक ही ग्राफ पर एक संपाती रेखा प्राप्त हो रहा है। तो हम रिजल्ट में देंगे कि चूँकि हल बताना है हमें,
तो यहाँ पर हम हल कैसे लिखेंगे, चूँकि ग्राफीय निरूपण से प्राप्त रेखाएं समपाती है, अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यही तुम्हारा अनेक हल जो हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी समीकरण युग्म का आप ग्राफ खींच सकते हैं। देखो ऐसे होता क्या है कि इसमें जो है अगला सवाल तुम्हारा है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें समीकरण यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्वेश्चन मेरे पास है। तो चारों क्वेश्चन में क्या करना है हमें कि ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास जितना समीकरण है, समीकरण कुछ भी दिया हुआ है ग्राफ उसका होता है, ऐसा नहीं ग्राफ नहीं होता है। लेकिन अगर कंडीशन में दिया हुआ है, शर्त है कि जिसका जो संगत समीकरण होगा उसी को ग्राफ पर ले जाना है। जो असंगत समीकरण होता है ग्राफ उसका भी होता है, लेकिन उसका ग्राफ कैसा होता है, 2 समांतर रेखाएं होती है, समझ गया ना। तो जब आपको कंडीशन दे करके ग्राफ पूछा जाता है तो आप उसके शर्त का तो पालन करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, समीकरण युग्म को हम लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 8 है, समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण 3x माइनस 3y बराबर 16 है, समीकरण 2। यहाँ पर क्या होगा, हियर जांच करना है a1 बटे a2। तो a1 क्या है, x का गुणांक क्या है तुम्हारा 1, और यहाँ पर x का गुणांक 3, 1 बटे 3 होगा। b1 बटे b2 जो है वो माइनस 1 बटे माइनस 3 है, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों का, तो ये 1 बटे 3, दोनों मान बराबर निकला। तो डिसीजन के लिए किसको रखना है, c1 बटे c2 को। तो c1 बटे c2 को अगर हम लिख लेते हैं, चूँकि चिन्ह बदल देते हैं, -8 लेफ्ट आएगा तो -16 वैल्यू ले रहे हैं, तो 8 का 8 है, 8 गुना 16, 1 बटे 2 हो गया। तो क्या देखा, कंडीशन क्या बन रहा है कि चूँकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो ये आपके लिए मैंने जो बताया है ये दूसरा शर्त है। तो इस तरह का जो समीकरण युग्म होता है, समझ गया ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसका कोई हल नहीं होता है। हल नहीं होने के कारण इसको असंगत समीकरण कहते हैं। अतः समीकरण निकाय जो हुआ, यह इक्वेशन सिस्टम जो बना है, समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे। तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं देना है, समीकरण निकाय क्या लिखना है, असंगत है, असंगत है। यही आपका पूछा गया है। असंगत अगर होगा तो निर्देश क्या है, उसका ग्राफ में नहीं ले जाना है, ठीक। ऐसा नहीं कि ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ बनेगा, लेकिन इसका ग्राफ अभी तत्काल में बोल दिया है कि उसको नहीं बनाना है, ठीक। चलो आगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर रोमन 3 है तुम्हारा। रोमन 3 में क्वेश्चन है क्या, x 2x प्लस वाई बराबर -6 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई -6 बराबर 0 पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y -4 बराबर 0, समीकरण 2 है। तो यहाँ पर a1 बटे a2 का मान 2 बटे 4, 1 बटे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटे 2 वैल्यू आया। b1 बटे b2 का मान ये 1 बटे -2, 1 बटे -2 है, तो माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1 बटे 2 होगा, और ये दोनों मान बराबर नहीं है।
तो कंडीशन क्या हो रहा है तुम्हारा कि चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः समीकरण युग्म जो है, समीकरण युग्म संगत है। अब संगत इसलिए हुआ कि मैंने बताया था कि पहला जो कंडीशन बना है, पहला जो शर्त बना है, तो उस कंडीशन में एक अद्वितीय हल होता है। माने समीकरण निकाय का क्या होता है, x का भी एकल आंसर रहता है, कोई एक संख्या आएगा, और y का भी कोई एक संख्या आएगा, और इसका ग्राफ का जो प्रकृति होगा प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, तो इस सवाल को भी आप लोग ग्राफ लेकर के आसानी से खींच सकते हैं। y का काल्पनिक मान निकाल सकते हैं। y बराबर क्या होगा, -6 जाएगा तो +6, और +2x जाएगा तो -2x। इस तरह से आप x का कोई भी मान लेकर के y का मान 2 या 3 मान रख करके y का मान निकाल लेना है, और ग्राफीय निरूपण के द्वारा प्रतिच्छेदी रेखा जो प्राप्त होगा, तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर, प्रतिच्छेदन बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा उसी का कोऑर्डिनेट में x और y का मान रहता है, वही हल हो जाएगा, एक अद्वितीय हल निकलेगा। इसको आप ग्राफ पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को आप इसी तरह से, आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, आप हल कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएँ ज्ञात करें। ठीक है, चूँकि हम लोग यहाँ क्या है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में इसको ले जा रहे हैं, तो लंबाई चौड़ाई को क्या मान लेना है, x और y मान लेना है। ठीक है, लेकिन कंडीशन में क्या कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसको अगर हम द्विघात में ले जाएंगे तो वहाँ से भी बनेगा। द्विघात में क्या होता है, सिंगल वेरिएबल यूज होता है, एक चर का उपयोग किया जाता है। तो जो अगर कोई लंबाई जो है चौड़ाई पर डिपेंड है, तो चौड़ाई को x मानेंगे, तो लंबाई क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में है, तो इसको क्या करना है, लंबाई को x मानना है, चौड़ाई को y। तो आयताकार बाग की लंबाई को हम क्या मान लेंगे, x। तो चलो इसका सॉल्यूशन हम कर देते हैं। हल में होगा तुम्हारा कि माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर, और यहाँ लिखेंगे तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। इसलिए प्रश्न हमें क्या कह रहा है, उसको व्यंजक में लाना है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई का क्या मान है, यहाँ पर माना गया x है, तो चौड़ाई से 4 अधिक y + 4। क्या यह व्यंजक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये समीकरण प्राप्त हो गया, x बराबर y + 4। तो y लेफ्ट अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x - y बराबर 4, समीकरण 1। अब अगेन इसमें क्या दिया गया है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप क्या होता है, तो पूरे आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 × L + B, ये आपका पेरीमीटर है, किसका, आयत का। आयत का परिमाप बराबर हो गया 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, तो अर्ध परिमाप p/2 होगा, तो पेरीमीटर का आधा होगा, तो यहाँ भी तो आधा हो जाएगा ना। तो आधा अर्ध परिमाप का मान लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये समझ में आ गया होगा। तो चलो यहाँ पर अर्ध परिमाप को क्या समझा, लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो हम अगेन में लिखेंगे कि लंबाई जोड़ चौड़ाई यही अर्ध परिमाप हुआ, बराबर मान है 36। ये समीकरण 2 हो गया। अब इस समीकरण को क्या करेंगे कि यहाँ पर हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, ग्राफ में भी ले जा सकते हैं, या नहीं तो अगर हम ग्राफ में नहीं ले जाएंगे तो बीजगणितीय विधि जो बना है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, अभी चूँकि हम लोग फ्री हैं, कंडीशन नहीं है कि ग्राफ से ही बनाना है, तो हम विलोपन विधि से इसको हल कर देते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, छिपाया या कटाया जाता है किसी एक वेरिएबल को।
तो यहाँ माइनस वाई यहाँ प्लस वाई कट रहा है, तो इस दोनों समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ने पर। यहाँ जोड़ने पर क्या होता है, चिन्ह बदला नहीं जाता है। तो जब हम जोड़ेंगे, हम लिख करके जोड़ रहे हैं, तो x माइनस वाई बराबर 4 और यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 36। तो y निगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 36 4 40, 2 से कैंसिल होगा 20, इसलिए x बराबर 20 निकल गया। ठीक है, और यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 तुम्हारा कितना चल रहा है, चल रहा है x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान हम क्या रखेंगे, 20। तो 20 माइनस वाई बराबर 4, तो निगेटिव वाई लेफ्ट में रहेगा, तो 4 माइनस 20, ये तुम्हारा माइनस वाई बराबर माइनस 16 निकलेगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो y बराबर आपका मान 16 निकल गया। ठीक, तो मैंने क्या देखा, x का मान निकला 20 मीटर और y का मान 16 मीटर में जाएगा, तो लंबाई हो गया तुम्हारा कितना, 20 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 16 मीटर। ये आपका आंसर हो गया है। चलो अगला क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। इस प्रश्न को ठीक से समझना है, क्योंकि क्या है कि एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म जो प्राप्त होगा, जैसे ही आप एक समीकरण अपना लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा समीकरण। चूँकि एक समीकरण दिया है, एक समीकरण लिखने के लिए बोल रहा है, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन का कहना है कि एक समीकरण हम देते हैं, एक समीकरण तुम दो। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब समीकरण युग्म प्राप्त हो जाएगा, उसका ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि इसका ज्यामितीय निरूपण कैसा हो जाएगा, तो बोला कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी। तो पहला केस में जो हमें अपना समीकरण देना है, तो वो किस ढंग का देना है कि थोड़ा सा सोचने पर हमें क्या करेगा, मजबूर करेगा कि हमें अपना समीकरण इक्वेशन जो देना है तो वो क्या लिखा जाएगा। तो कंडीशन में वो कह रहा है कि देखो, उसका जो ग्राफीय निरूपण होगा, जब दोनों पेयर बन जाएगा तो उसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। और दूसरा में केस में है कि समांतर रेखा होना चाहिए, और तीसरा में है तुम्हारा संपाती रेखा हो। ठीक है, तो हम इसको देखो, रोमन 1 को हम हल में लाते हैं, तो दिया गया जो समीकरण है, हम इसको प्रदत्त समीकरण लिखते हैं, प्रदत्त समीकरण। तो प्रदत्त समीकरण तुम्हारा सच दैट कितना है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक, और हम अभिष्ट समीकरण यहाँ पर लिखेंगे। अभिष्ट समीकरण जो होगा, हम जो समीकरण देंगे तो उसमें क्या करना है कि पहला केस क्या बन रहा है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो आपको ये समझ में आता होगा कि पहला केस, पहला शर्त बनना चाहिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो इस केस में आने के लिए समीकरण को हमें क्या लिखना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। अगर आप कोई भी एक समीकरण दिया हुआ है, अगर आप बिना सोचे, मतलब कुछ भी एडजस्ट नहीं करना है, बिना सोचे आंख बंद करके कोई भी समीकरण लिख लीजिए, वो आपका फर्स्ट केस पहला शर्त पर चला जाएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 पर जाएगा। तो मैंने क्या बोला है कि आप सिर्फ बिना सोचे लिख लोगे तो कहाँ चला जाएगा, पहला शर्त पर। तो देखो, पहला समीकरण को देखना नहीं है, ये हमेशा मैंने बताया है कि देखना नहीं है, देखिएगा तो फिर एडजस्ट करने लगिएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी समीकरण लिख लेना है, x प्लस 2y कुछ भी, चूँकि फॉर्म क्या है, c का मान लेफ्ट है, c का मान लेफ्ट लेते हुए कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे, अचर पद या संख्या मान।
तो यहाँ पर x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 मैंने ले लिया। तो देखो यहाँ पर a1/2 2 बटा क्या हो जाएगा 8, सिर्फ 2 होगा। b1/b2 3/2 क्या बराबर हुआ? नहीं हुआ। अब मैंने कहा कि बिना सोचे लिखो, कुछ लिख लो, ऐसा नहीं कुछ लिखने के चक्कर में कभी एडजस्ट नहीं हो जाए कि a1/a2 बराबर नहीं हो जाए b1/b2 का, ये ध्यान रखना है। मैंने सोचा है कि बिना सोचे जब भी कोई छात्र लिखता है तो उसका ये बात सही हो जाता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाता है। ये 99% के 100% होता है ऐसा, लेकिन समीकरण पहला समीकरण को देखना नहीं है। तो ये मेरे लिए ये उदाहरण था कि एक समीकरण हम देते हैं और एक समीकरण तुम दो, ये आंसर नहीं मिलाना है, इस कोई भी समीकरण लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा। चलो दूसरा समीकरण है समांतर रेखा होना चाहिए। तो यहाँ पर हल में हम क्या लिखेंगे? पहले समांतर रेखाएं होने का कंडीशन लिख देंगे और लिखेंगे प्रदत्त समीकरण, दिया गया जो समीकरण है वह क्या है तुम्हारा, सच दैट 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और अभिष्ट समीकरण रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें लिखना है वो क्या लिखना है? तो मैंने बताया कि चूँकि समांतर रेखा तब होता है जब शर्त मैंने दूसरा बताया था कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्राफीय निरूपण में जाइएगा समांतर रेखा, और समांतर रेखा चूँकि एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करता है इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है, और इस प्रकार के समीकरण को असंगत समीकरण कहते हैं, और ग्राफ के आधार पर इसको हम विरोधी समीकरण कहते हैं। मैंने सारणी में बता दिया है, 2-4 बार सारणी को देखो समझ में आने लगेगा। चलो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा समझ करके लिखो। वहाँ मैंने बोला था बिना सोचे, और यहाँ मैंने बोला थोड़ा सा सोचो, ज़्यादा नहीं सोच लेना है। तो थोड़ा सा सोचोगे क्या, तो a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2, इतना सोच लेना है, और c1/c2 पर नहीं सोचना है। तो सोचोगे क्या, इसका गुणांक ले लो, जैसे 2 से गुना करते हैं, 2 दूना 4, 2 से गुना कर रहे हैं तो b1/b2 का भी वैल्यू आना चाहिए बराबर 3 दूना 6, 2 से गुना कर रहे हैं। और रुक जाओ, अब मत सोचो, अब नहीं देखना है, चूँकि a1/a2 बराबर कर लिया b1/b2 का। अब यहाँ नहीं सोचो, तो मत देखो कि यहाँ 8 है, 8 दूना 16 नहीं कर देना, ठीक है, कुछ भी लिख लो, -5 बराबर या +5 बराबर 0, कोई भी संख्या ले लो। तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। क्यों इज नॉट होता है? क्योंकि मैंने वहाँ सोचा नहीं है, ठीक है ना। बिना सोचा हुआ चीज़ लगभग जो होता है वह क्या होता है, बराबर नहीं होने का ही चांस होता है। तो ऐसा मैंने बताया है, इसको अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है ना। नहीं तो आपको फिर a1/a2 b1/b2 c1/c2 फिर से समझाना पड़ जाएगा। चलो ये हो गया तुम्हारा समांतर रेखाओं के लिए मैंने एक समीकरण दे दिया है। तीसरा संपाती रेखाएं हो, तो यहाँ पर प्रदत्त समीकरण जो है वो तुम्हारा दिया गया समीकरण है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और अभिष्ट समीकरण हमें देना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन यही मेरे लिए है कि हमको क्या लिखना है। तो चूँकि संपाती रेखाएं तीसरा शर्त में मैंने बताया था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो जब सब बराबर होगा तो सोचना तो पड़ेगा, समझ गया ना। तो यहाँ जो है बहुत सोच करके लिखना है, सब गुणांक को एडजस्ट कर देना है, जिससे कि ये a1/a2 का मान b1/b2 और c1/c2 ये तीनों बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ बहुत सोच करके लिखो। तो यहाँ क्या होगा, जैसे 2 दूना 4 हम लिखेंगे, प्लस 3 दूना 6y लिखेंगे, और माइनस चिन्ह सब पर भी ध्यान रखना है, चिन्ह भी चेंज नहीं होगा, और 8 दूना 16 बराबर 0। अब बहुत छात्र कहते हैं कि क्या सर, क्या हम 2 से ही गुना कर सकते हैं क्या? ऐसा बात नहीं है, आप 3 से गुना कीजिए तो सबको 3 से गुना कर लेना है, 4 से गुना करके लिखो तो सबको 4 से गुना करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर नहीं मिलाना है। चूँकि ये क्या होता है, समीकरण जो होता है
एक से अधिक इस टाइप का समीकरण प्राप्त हो सकता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन 6 नंबर का मैंने समझा दिया कि इस तरह से अपने सोच को बढ़ाना है। मैथमेटिक्स क्या है, यहाँ पर सोच डेवलप होता है। ठीक है ना, जिसका सोच डेवलप हो जाएगा तो उसके लिए मैथमेटिक्स कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है। समीकरण योग में दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका ग्राफ खींचना है। तो इसका ग्राफ खींचना है डायरेक्टली, तो हमें ग्राफ पेपर पर जाना है इस समीकरण को लेकर के। तो यहाँ समीकरण क्या है तुम्हारा, सॉल्यूशन इसका हम यहीं पर कर देते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है ना। तो यहाँ पर समीकरण 1 है ये, और हम यहाँ पर समीकरण दूसरा लिख देते हैं 3x प्लस 2y और माइनस 12 बराबर 0। ये तुम्हारा समीकरण 2 है। दोनों पार्ट में हम लिख सकते हैं, ग्राफ के लिए ऐसा लिखा जाता है। और दोनों तरफ हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरण से हम x और y का कुछ मान प्राप्त करेंगे। तो y का किसका मान निकालना है, समीकरण 1 से y का मान। समीकरण 1 से y बराबर क्या होगा, तो देखो निगेटिव y जब रहता है लेफ्ट में, इसका मैंने नियम जो समझा है उसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप समझ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर नहीं समझेंगे तो फिर ट्रेडिशनल जो मेथड होता है, घिसा पिटा जो नियम होगा पुराना, वो आप माइनस वाई बराबर फिर सभी संख्या को क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट करेंगे, फिर आप राइट में माइनस कॉमन लीजिएगा तो फिर आपको प्लस वाई का मान प्राप्त होगा। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्टली निगेटिव वाई जब रहेगा लेफ्ट में उसको प्लस वाई लिखा हूँ। इसका रूल क्या है, तो जो रूल आप जानते हैं उसको सिर्फ क्या करना है, चेंज कर देना है, मतलब उसके विपरीत सोच लेना है, उल्टा। क्या जानते हैं, लेफ्ट से राइट जाता है तो क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो यहाँ सोचना है कि लेफ्ट से राइट जाएगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि प्लस x अगर उस पार जा रहा है तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस 1 जा रहा है उस पार तो प्लस 1 ही रहेगा, इसका भी चिन्ह नहीं बदलेगा। समझ में आ गया होगा। सिर्फ उसको क्या करना है कि जो आप समझ रहे हैं उसका उल्टा सोचना है। जाने वाले बहुत छात्र जानते हैं लेफ्ट से राइट जाने वाले का चिन्ह बदलता, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या समझा है कि निगेटिव वाई है, अगर उसको पॉजिटिव वाई का वैल्यू प्राप्त करना है वाई बराबर, क्योंकि वाई बराबर चाहिए ना, तो लेफ्ट से राइट जाने वाले का चिन्ह नहीं बदलेगा। अब यहाँ पर सवाल क्या उठता है कि अगर राइट में कुछ है पहले से तो उसी का चिन्ह बदल जाएगा, ये याद रखना। क्योंकि यहाँ पर राइट में क्या है, 0, तो 0 का चिन्ह बदलने से तो कुछ होगा नहीं। चलो, यहाँ समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है। अब हम एक सारणी के माध्यम से x और y का कुछ मान प्राप्त कर लेते हैं। तो मैंने बताया है कि हम लोग अक्सर कितना मान प्राप्त करते हैं, 3 मान। चूँकि होता क्या है, अगर कोई मान गलत हो जाएगा तो हमको ये सरल रेखा जब खींचा जाएगा, तीनों बिंदु एक सीध में, मतलब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित होगा, तो समझना है कि मेरा जो मान निकला है वो सही चल रहा है। चलो, x का मान अगर हम 0 ले लेते हैं तो 0 लेंगे, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1। अगर हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं, 3 जोड़ 1 क्या होगा, 4। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 1 6, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उतना बड़ा मान हम नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक है, एक निगेटिव मान ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक, चलो यहाँ पर हम समीकरण 2 से y का मान प्राप्त करना चाहते हैं। समीकरण 2 से y बराबर x के फॉर्म में मान प्राप्त होगा। तो y में गुणांक क्या है तुम्हारा, कोएफिशिएंट +2 है। तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस में y चल रहा है तो इसका नियम क्या होगा, जाने वाले का चिन्ह बदलेगा। क्योंकि मैंने बताया निगेटिव y अगर गुणांक में रहेगा ना, तो निगेटिव y का मतलब होता है यहाँ गुणांक -1 है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या है, प्लस में चल रहा है तो इसलिए इसका चिन्ह जाने वाले का बदलेगा। तो देखो -12 अगर गया तो +12 हो गया, क्योंकि प्लस जो बन रहा है उसको हम आगे लिख रहे हैं, और +3x जाएगा तो -3x, और गुणांक जो है
y का गुणांक 2 है तो यहाँ बटे 2 हो जाएगा। चलाओ एक सारणी के माध्यम से x और y का 3 मान प्राप्त करते हैं। x और y का 3 मान, तो x का मान अगर हम 0 रख लेते हैं तो y का मान क्या प्राप्त हो रहा है, तो 3 गुना 0 0, तो ये हो जाएगा 12/2 6। y का मान कितना निकला 6। अब अगला क्या है तुम्हारा, अगर हम 2 रख लेते हैं तो 3 दूना 6, 12 घटाओ 6 6, 6/2 3 निकल रहा है। ठीक, अगर हम यहाँ पर 4 मान लिख लेते हैं तो 4 तिया 12, 12 घटाओ 12, 0/2 0 निकल रहा है। तो इसी बिंदु मतलब इसका x y का कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या बन रहा है 0 6 2 3 4 0, और समीकरण 1 से 0 1 3 4 और -1 0। इससे हम लोग ग्राफ पर इसको देखते हैं। तो ग्राफ में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर अक्ष को खींचते हैं। यहाँ हम x अक्ष खींच देते हैं, चूँकि निगेटिव मान तो है नहीं मेरे पास ज़्यादा, यहाँ पर हम x अक्ष खींचते हैं और यहाँ पर हम y अक्ष खींचते हैं। तो ये तुम्हारा x पॉजिटिव, x धनात्मक अक्ष, x एक्सिस हुआ, x अक्ष कहलाता है ना। और ये तुम्हारा x डैश एक्सिस हुआ, ये तुम्हारा y एक्सिस हुआ और ये तुम्हारा y डैश एक्सिस हुआ। तो यहाँ पर मूल बिंदु के पास अगर हम 0 देते हैं तो यहाँ पर x धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होगा, और यहाँ x ऋणात्मक में -1, ठीक है। इसके बाद y धनात्मक अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर लिखा गया है, और y ऋणात्मक पर -1 -2 और -3 तक हम लिख लिए। चलो यहाँ पर पहला जो समीकरण है उससे जो प्राप्त हुआ है 0 1 3 4, चलो 0 1 3 4, 0 1 इसका मतलब ये y अक्ष पर है, यही बिंदु तुम्हारा हो गया 0 और 1। 3 4, 3 x अक्ष पर 4 ऊपर, तो यहाँ ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा 3 4 का, ये 3 और 4। तीसरा बिंदु है, कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है -1 0, तो -1 0 कहाँ जाएगा, -1 0, तो -1 और 0 ये बिंदु हुआ तुम्हारा, -1 और 0। इस तीनों बिंदुओं से जाते हुए एक रेखा खींचना है। देखो यहाँ से हम रेखा स्टार्ट कर लिए हैं, इस तीनों बिंदुओं से जाते हुए एक रेखा खींचा जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा क्या है तुम्हारा, दूसरा है कोऑर्डिनेट वैल्यू दूसरे समीकरण का क्या आया 0 6 2 3, तो 0 6 कहाँ जा रहा है, 0 और 6 यहाँ पर ये बिंदु है तुम्हारा 0 और 6 का, ये 6 लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरा मान कितना चल रहा है 2 3 2 3, 2 और 3 ये बिंदु हुआ, 2 3 का ये बिंदु हुआ, 2 और 3। और तीसरा बिंदु है 4 और 0, 4 और 0 ये बिंदु हो गया। 4 0 का मतलब हुआ अक्ष पर होगा, और x का मान 4 है तो इसका मतलब x अक्ष पर धनात्मक की ओर होगा। तो इसी बिंदु से जाते हुए हम एक रेखा खींचते हैं। तो एक बिंदु ये है तुम्हारा, ठीक है, इस बिंदु से जाते हुए हम एक रेखा खींच लेते हैं। इसको ऊपर की ओर भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना, इस ढंग से। तो इसके बाद हम इस पर समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण क्या लिखा जाएगा, पहला समीकरण क्या चल रहा था x - y + 1, पहला समीकरण है, ये रेखा खींचा गया है। इस समीकरण को हम क्या लिखेंगे x - y + 1 = 0,
और दूसरा रेखा के लिए हमें समीकरण क्या था, 3x + 2y - 12। तो इस पर हम लिख लेंगे 3x + 2y - 12 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रतिच्छेदन बिंदु कौन हो गया तुम्हारा, यहाँ पर। इसको हम A लिख सकते हैं, इस बिंदु को हम B लिख सकते हैं और इस बिंदु को हम C लिख सकते हैं। ठीक है। तो प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, ये देखना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, इसका प्रश्न था 7 में कि उसके शीर्षों का, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और कहाँ से शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है बताओ। तो शीर्षों का जो निर्देशांक है तुम्हारा, वो तुम्हारा x अक्ष पर जो त्रिभुज बनेगा। क्योंकि प्रश्न यहाँ पर दो प्रश्न उठ सकता है आपका, या तो x अक्ष पर या तो y अक्ष पर। ठीक है। तो x अक्ष के साथ जो इन रेखाओं द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। एक सवाल और यहाँ पर उठ सकता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर हम जो निर्देश मिला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो क्या होगा कि x अक्ष के साथ, यही x अक्ष हो गया, इसी x अक्ष के साथ हमें इस त्रिभुज को क्या करना है, छायांकित करना है। तो देखो x अक्ष के साथ अगर हम छायांकित करें तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक अलग कलर से क्या करेंगे, इसको हम छायांकित कर देंगे। इस त्रिभुज को छायांकित कर दिया जाएगा और त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। ठीक है ना। त्रिभुज के शीर्षों के क्या करना है, निर्देशांक। तो निर्देशांक समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है। इस त्रिभुज के शीर्षों के जो निर्देशांक हैं, A कोऑर्डिनेट 2 3 है और B कोऑर्डिनेट -1 0 है। तो यहाँ त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक जो होगा, तो ग्राफीय निरूपण से प्राप्त रेखाएं x अक्ष पर एक त्रिभुज ABC है जिसके शीर्षों के निर्देशांक, इसके शीर्षों के निर्देशांक क्या है आपको, निर्देशांक जो है A कोऑर्डिनेट कितना बना है, 2 3 और B को 2 3 है, 2 3 और B कोऑर्डिनेट है -1 0 और C कोऑर्डिनेट है 4 0। यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको कभी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो इसमें क्या करना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू क्या हो जाएगा, हाफ गुना आधार का मान, यहाँ से बेस को पॉइंट करना है। तो देखिए यहाँ से 1 यूनिट, आप -1 है तो ये नहीं जानिएगा -1, इसकी दूरी को मापना है तो दूरी धनात्मक, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट। तो हाफ इंटू कितना यूनिट आधार हो जाएगा, 5 और गुना ऊंचाई जो है, यहाँ से देखिए, यहाँ जहाँ पर शीर्ष है वहाँ से परपेंडिकुलर लंब डालो। ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट है ना, ये 3 है। तो 5 × 15/2 हो जाएगा 7.5 स्क्वायर यूनिट, ये इतना वर्ग मात्रक होगा। ठीक है। इसी ढंग से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर हाफ गुना आधार के लिए 5 यूनिट गुना ऊंचाई आपका 3 यूनिट। हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देख लो, कभी कभी प्रश्न इसमें क्या उठेगा, मैं बोल रहा था y अक्ष के साथ। तो देखो y अक्ष के साथ ये त्रिभुज दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है। तो इस त्रिभुज का कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाएगा शीर्षों का तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हाफ इंटू आधार, आधार यहाँ से काउंट करना है, 1 यूनिट 2 3 4 5 और ऊंचाई कितना है तुम्हारा, यहाँ से
शीर्ष से लंब डाला जाएगा, 1 यूनिट 2 यूनिट, ठीक है ना। इस तरह से आप इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल भी y अक्ष के साथ भी पूछा जाएगा तो निकाल सकते हैं। उनको समझ में आ रहा है कि आपको ये हमारी सारी बातें जो है समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद हुआ है तो आप इसे लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें। अगर नए छात्र हमारे इस चैनल पर आकर के इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।